तो आज इसी बात में फोकस करके इस चीज को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं तरंग होती क्या है, क्योंकि हमने आपको वहां पर बताया था कि जब ध्वनि किसी माध्यम पे चलती है तो वो क्या करती है, कुछ विक्षोभ उत्पन्न करती है, कुछ हलचल उत्पन्न करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग। तो तरंग की परिभाषा क्या होगी कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ अथवा हलचल है जो बिना अपना रूप बदले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा को स्थानांतरित करती है। तो हमने कहा तरंग का रूप क्या है, एक हलचल और विक्षोभ है। दूसरी बात क्या है कि वह क्या कर रही है, ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित कर रही है। तो तरंग है क्या, एक हलचल या विक्षोभ, यह है पहली बात। और क्या करती है, इसका काम क्या है, ऊर्जा स्थानांतरित करती है, ऊर्जा को स्थानांतरित करती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जब आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो जहां पत्थर गिरता है वहां पर आप जो पत्थर को ऊर्जा देते हैं वो पत्थर पे ट्रांसफर हो गया। पत्थर जहां गिरा उस पत्थर ने क्या कर दिया, तालाब के उस बिंदु को ऊर्जा दे दी। अब तालाब के उस बिंदु ने ऊर्जा तो ग्रहण कर ली, अब वो ऊर्जा को कहां फैलाए, तो वह क्या करता है, ऊर्जा को तरंगों के रूप में किनारे तटों की तरफ क्या कर देता है, भेज देता है। इसीलिए क्या करती है, वह तरंगे बनती है, सभी दिशाओं में समान रूप से ऊर्जा को संचरित करवाता है। वो ऐसा नहीं कि तालाब में कहीं पत्थर गिरा वो केवल एक निश्चित दिशा में ही तरंग उत्पन्न होगी, पूरे उसके चारों तरफ जहां पत्थर गिरेगा उसके चारों तरफ सभी दिशाओं में एक समान रूप से तरंग उत्पन्न होती है। तो मुझे लगता है इतनी तरंग के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने कहा था आपको कि जो तरंग है उसको दो प्रकार की होती है। पहली हमने कहा था, जिसे हमने कहा था अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, और इन्हीं तरंगों को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अनुप्रस्थ तरंगे या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, ये तरंगे वे तरंगे जो कि जब चलती हैं तो तरंग संचरण की दिशा में ही माध्यम के कण हम कहें कंपन करें। जैसे मैंने आपको पिछली बार स्प्रिंग का एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था स्प्रिंग को पकड़ के खींचिए तो स्प्रिंग के कहीं कहीं पर माध्यम के कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और कुछ स्थानों पर माध्यम के कण एक दूसरे से क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया था। तो यहां माध्यम के कण क्या हो गए, दूर दूर, यहां माध्यम के कण क्या हो गए, पास पास। तो इसको हमने नाम दिया था विरलन और इसको नाम दिया था संपीड़न। यहां पर माध्यम में जो दाब व घनत्व क्या हो जाता है, कम, और यहां पर क्या हो जाता है, दाब व घनत्व अधिक। तो अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें जो कि जब किसी माध्यम पे चलती हैं तो इनके चलने पर माध्यम पे विरलन तथा संपीड़न उत्पन्न होते हैं। और विरलन और संपीड़न क्या है, तरंग किस दिशा में गति कर रही है, ये तरंग संचरण की दिशा में है, और इसी दिशा में क्या हो रहा है, माध्यम के कण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं। इस प्रकार की घटना घटित हो रही है। तो परिभाषा क्या देंगे अनुदैर्घ्य तरंगों की, कि अनुदैर्घ्य तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही गति करते हैं, चाहे वो संपीड़न और विरलन के रूप में गति कर रहे हैं, लेकिन तरंग संचरण की दिशा में गति कर रहे हैं। तो ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। और जो वायु में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के कारण ही उत्पन्न होती है, इस बात को भी ध्यान रख लेना। इसका एग्जाम्पल क्या है, वायु या द्रव में उत्पन्न ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, या वहां पर ध्वनि में क्या होता है, विरलन और संपीड़न ही उत्पन्न होते हैं, उसी के कारण क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरा हम समझते हैं, जो दूसरा रूप है उसको हमने कहा था अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसके लंबवत गति करें। क्या कहा हमने,
अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसे कैसी गति हुई। यह तरंग की गति हमने कहा इस प्रकार से होती है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि किसी तालाब में आप पत्थर फेंकिए तो शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर जल के ऊपर इस प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती हैं। वो जो तरंगे हैं वह तरंगे हमारी कहलाती है अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। और इनकी खास बात क्या हो रही है कि तरंग संचरण की दिशा तो ये है, तरंग तो इस दिशा में चल रही है, ऊर्जा तो इस दिशा में स्थानांतरित हो रही है, लेकिन माध्यम के कण क्या हो रहे हैं, अपनी स्थिति से या तो ऊपर गति कर रहे हैं या फिर नीचे गति कर रहे हैं। तो परिभाषा में इसीलिए कहा गया है कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करें, उसके ऊपर या नीचे गति करें, ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम नाम देते हैं श्रृंग, हमने पिछली बार भी आपको बताया था। नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये होता है गर्भ। श्रृंग बिल्कुल संपीड़न की तरह होता है, यानी कि यहां पर दाब व घनत्व अधिक, दाब व घनत्व अधिक होता है, जबकि गर्भ क्या होता है, इस पर दाब व घनत्व कम होता है। किसका दाब और घनत्व, जो माध्यम है उस माध्यम का दाब तथा घनत्व गर्भ पर कम होता है तथा श्रृंग पर क्या होता है, अधिक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये हमारा श्रृंग होता है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे हमारी आ गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तरंगे दो प्रकार की हमने बता दी, अनुदैर्घ्य तरंगे तथा अनुप्रस्थ तरंगे। जो ध्वनि तरंगे चलती है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलती हैं, जबकि आप रस्सी पर झटका दीजिए, तालाब में कुछ फेंकिए, वहां पर जो तरंगे उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण अगला टॉपिक हमारा ये है। देखिए यहां तक अभी तक हमें यह बात समझ में आ गई कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि नहीं चलेगी। आपने कभी सुना हो कि यदि लोग चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर यदि कोई दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो वो एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए नहीं सुन पाएंगे क्योंकि चंद्रमा पर माध्यम ही नहीं है। जब माध्यम ही नहीं है तो एक व्यक्ति ने जो वाइब्रेशन उत्पन्न करे, क्योंकि बीच में माध्यम नहीं है तो माध्यम के कण क्या कर रहे थे, जो ऊर्जा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेज रहे थे, जब वो कण ही नहीं है तो ध्वनि ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए, उनके चलने के लिए माध्यम परम आवश्यक है, उसके बिना वो नहीं चल पाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या है, तो ध्वनि तरंग के अभिलक्षण में पहला हम समझेंगे जो कि हमारा होता है आवृत्ति, और तीन चीजें हम समझेंगे, एक आवृत्ति समझेंगे, एक हम समझेंगे इसमें आयाम, और साथ में हम समझेंगे इसमें कि एक तरंग दैर्घ्य को भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। आवृत्ति का अर्थ होता है कि आपने किसी वायलिन का तार लिया और वायलिन का तार या दो तार को दो सिरों से बांध करके, इस प्रकार से हमने दो सिरे लिए, अब इनके बीच में हमने एक तार बांध दिया, यहां से यहां के बीच में। अब मैंने इसको बीच से पकड़ करके छोड़ा तो आप देखते हैं ये तेजी से कंपन करता है। तो कोई भी कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने अपने कंपन पूरे करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो मुझे लगता है परिभाषा समझ में आ गई होगी कि कंपन करने वाली कोई वस्तु एक सेकंड में जितने कंपन करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। अब कंपन का अर्थ क्या हुआ, कंपन का मतलब हुआ कि एक चक्कर पूरा करना, जितने चक्कर पूरे करेगी उतने कंपन। मान लो अभी मैंने यहां पर आपको समझाया कि यहां से ये कोई तरंग चलनी शुरू हुई, माध्यम के कण इस तरीके से गति करे यहां तक पहुंच गए, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से शुरू हुआ एक श्रृंग पूरा हुआ, फिर एक गर्त पूरा हुआ, यहां से फिर से श्रृंग को शुरू होना था इस प्रकार से, तो यहां से यहां तक का ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या रहता है, एक चक्कर या एक कंपन, एक कंपन। और इसी दूरी को हम यदि लंबाई को नापें तो ये हमारी कहलाती है एक तरंग दैर्घ्य। क्या होगी ये तरंग दैर्घ्य। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं इसे, लैम्डा से। तो आप ध्यान रखिएगा, हमने अलग अलग बातें कही है यहां पर। आवृत्ति तो हमने कहा कि कोई कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितने कंपन करेगी वो उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी।
दूसरा हमने आपको समझाया कि एक कंपन का क्या अर्थ है। कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति से एक बार ऊपर गई, फिर एक बार नीचे आई, फिर अपनी मध्यमान स्थिति पर यहां पर पहुंच गई, तो वह क्या हो गया, एक कंपन हो गया। और एक तरंगदैर्घ्य क्या है कि ऐसे कंपन करने वाली वस्तु, यहां से मान लेते हैं हमारा श्रृंग शुरू हुआ था और यहां पर हमारा गर्त खत्म हो गया, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाएगी तरंगदैर्घ्य। तो मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग चीजें हैं, कंपन अलग चीज है, तरंगदैर्घ्य अलग चीज है। तो मुझे लगता है आवृत्ति अब आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा यहां पर शब्द आता है जिसे हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का अर्थ है कि कोई भी कंपन करने वाली वस्तु अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेती है। इसका अर्थ है कि कोई कंपन कर रही थी कोई वस्तु, यही हमारे पास पेन है, ये एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर बीच में आ गई, मध्यमान स्थिति से एक बार ऊपर गई, फिर मध्यमान पर वापस आई, फिर विपरीत दिशा में नीचे गई, फिर ऊपर आ गई मध्यमान स्थिति में। तो क्या हो गया, एक कंपन पूरा हो गया इसका। तो एक कंपन में जितना समय लेती है वह उसका क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। ये समय होता है। आवृत्ति को हम प्रदर्शित करते हैं न्यू से। इसका संकेतांक ऐसे होता है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यू। ये एक ग्रीक वर्ड है, तो न्यू से प्रदर्शित करते हैं आवृत्ति को। वहीं आवर्तकाल को हम प्रदर्शित करते हैं टी से, क्योंकि आवृत्ति को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवर्तकाल को कहते हैं टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है। तो आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। तो अब यदि इन दोनों में आप संबंध देखें तो बिल्कुल उल्टा है। आवृत्ति कह रही है कि एक सेकंड में कितने कंपन, वो आवृत्ति है। और आवर्तकाल क्या कहता है कि एक कंपन में कितना समय लग रहा है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है वो होती है आवृत्ति बराबर होती है 1/, आवर्तकाल के। ये भी ध्यान रखना। आवृत्ति को एन की बजाय हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, न्यू से। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। कहीं पर आवृत्ति को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पर एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं पर इसका पहला वर्ड जो फ्रीक्वेंसी का एफ है उससे भी प्रदर्शित करते हैं। तो आपको तीनों को ध्यान रखना। अब एक चीज को समझिए कि आवृत्ति के ज्यादा होने से कम होने से क्या होता है। यदि आवृत्ति कम होगी तो आपको आवाज थोड़ी मोटी मोटी से सुनाई देगी। यदि आवृत्ति तेज होगी, तीक्ष्ण होगी, ज्यादा होगी, तो आवाज बहुत बारीक सुनाई देगी। आपने कभी देखा हो कि वो हम कह सकते हैं कि कुछ एक गाने वाले होते हैं, तो गाने में क्या होता है कि कुछ लोग बड़ा मोटा मोटा गाते हैं, कुछ बीच का गाते हैं। बीच का मतलब फिर ठीक है, मोटा भी नहीं है, हम कहते हैं बारीक भी नहीं है, बीच का गाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। और कुछ लोग बहुत ही बारीक गाते हैं। जब बारीक गाते हैं तो बहुत बार कानों में भी क्या हो जाते हैं, बहुत से असहनीय हो जाते हैं वो। या हम तीक्ष्ण आवाज को क्या कहें, आप किसी कील को लेकर के किसी बर्तन के सरफेस पर एकदम रगड़ते हुए जाइए तो उससे बड़ी तीखी सी ध्वनि निकलती है। वो भी वहां पे क्या है, आवृत्ति का मान क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आवृत्ति यदि ज्यादा होगी तो आवाज क्या होगी, बहुत बारीक होगी, पतली सी होगी। यदि आवृत्ति कम होगी तो आवाज क्या होगी, मोटी होगी। तो आप इससे एक क्वालिटी को भी बता सकते हैं ध्वनि की। साथ ही हमने क्या बताया, आवर्तकाल बताया। इसी में हम एक और तीसरा गुण को समझते हैं जिसे हम कहते हैं आयाम। ये तीसरे नंबर है हमारा, है आयाम। इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, आयाम क्या हुआ, यह हमने एक तरंग बनाई थी, मान लेते हैं यहां मैंने तरंग बनाई दोबारा से। तो इस तरंग का ये मध्यमान स्थिति से, ये मध्यमान स्थिति, ये बीच का बिंदु है, संतुलन वाली स्थिति है, जहां माध्यम के कण सामान्य स्थिति में रहे थे जब तक हमने उनपे कोई, हम कह सकते कोई तरंग नहीं भेजी। तो इस मध्यमान स्थिति से जो कण अधिकतम विस्थापन कर रहा है, एक तरफ अधिकतम दूरी जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यही दूरी हमारी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। क्या कहेंगे इसे, ये क्या है हमारा आयाम। तो एक ये बात है। और आयाम भी अलग अलग तरंगों के आयाम अलग अलग होते हैं। इसका आयाम इतना है और किसी का आयाम क्या होगा, ज्यादा भी होगा। हमने कहा इस तरीके से भी बना सकते हैं, यह आयाम होंगे। तो यदि आयाम कम है तो इस प्रकार की ध्वनि को हम कहते हैं मृदु ध्वनि। यदि किसी ध्वनि का आयाम कम है तो वो ध्वनि कैसी कहलाएगी,
मृदु ध्वनि। और यदि किसी ध्वनि का आयाम क्या है, ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं प्रबल ध्वनि। प्रबल ध्वनि। जैसे हम हल्के से हाथ में ऐसे टैप करें तो जो ध्वनि निकलेगी उसका आयाम क्या होगा, कम होगा। और इसी में यदि हम जोर से ताली बजा दें तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो क्या होगी, प्रबल ध्वनि उत्पन्न होगी। तो मुझे लग रहा है इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली कौन सी, ध्वनि के अभिलक्षण में पहले ध्वनि की आवृत्ति, दूसरा आवर्तकाल, और तीसरा हमने क्या कहा, आयाम। जहां आवृत्ति यह बताती है कि ध्वनि पतली होगी अथवा मोटी होगी, वह हमें ये बताती है। आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि क्या होगी, पतली होगी। आवृत्ति ज्यादा होगी तो ध्वनि क्या होगी, पतली होगी। आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि क्या होगी, मोटी होगी। वही आयाम हमें बताता है, यदि आयाम कम है तो ध्वनि मृदु होगी, यदि आयाम ज्यादा है तो हम कहेंगे ध्वनि प्रबल होगी। इनको आप नोट कीजिए, फिर हम ध्वनि के वेग के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने यह समझा कि जो तरंग होती है उसका आयाम क्या होता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, उसका आवर्तकाल क्या होता है। अब हम तरंग के वेग को भी समझते हैं, और यहां पर हम तरंग का मूल अर्थ क्या ले रहे हैं, ध्वनि तरंग से। तो इसलिए अब हमारा टॉपिक है ध्वनि का वेग, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्योंकि ध्वनि क्या है, एक तरंग है, तो हम इसे तरंग का वेग भी कह सकते हैं। तो हमने कहा, अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, हमने कहा इस प्रकार से कोई एक तरंग चल रही है, तो इसमें तरंग के चलने का हमने तरीका बताया कि माध्यम के कण अपने स्थान पर वाइब्रेशन करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। माध्यम के कण कभी भी आगे की तरफ नहीं बढ़ते। आप कभी देखना, किसी शांत जल पे पानी डालोगे तो वहां माध्यम के कण ऊपर नीचे जाएंगे, आपको लग रहा होगा नहीं है तो बाहर की तरफ आते हैं। तो आप पानी में एक जगह पर कोई कॉर्क डाल दीजिए, या कागज की एक छोटी सी बॉल बना करके चपटी सी एक जगह पर डाल दीजिए। अब पानी के एक जगह पर क्या कीजिए, आप पत्थर डालिए। अब देखेंगे वह कागज का टुकड़ा, वह बॉल कॉर्क का टुकड़ा अपने स्थान पर ऊपर नीचे गति करता रहेगा, वो आपकी तरफ नहीं आने वाला। इससे पता चलता है कि माध्यम के कण अपने स्थानों पर ऊपर नीचे गति करते हैं, वो तरंग संचरण की दिशा में गति नहीं करते। विक्षोभ आगे की ओर बढ़ता है, हलचल आगे बढ़ती है, लेकिन माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, वो अपने स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो हमने कहा यह माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे थे। तो अब बात आती है वेग क्या है। हमने कहा था यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम कहते थे तरंग दैर्घ्य, लंबाई को क्या कहते थे, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। और यहां से यहां तक जाने में जो एक कंपन पूरा हुआ, इसमें हम कहते थे समय कितना लगा, टी। एक कंपन को पूरा होने में समय लग गया टी। तो ये लैम्डा क्या है, दूरी, टी क्या है, समय अंतराल, और इनका अनुपात क्या होता है, हम जानते हैं वेग। तो लिखेंगे तरंग का वेग बराबर, सूत्र वही होगा, दूरी बटे समय या समय अंतराल। तो वेग को हमने कहा किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एक तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा। समय कितना लग गया, t। तो तरंग की चाल कितनी आ गई, v बराबर लैम्डा अपॉन t। अब हमने आपको साथ में एक बात और बताई थी, हमने कहा था चूंकि न्यू बराबर होता है 1 अपॉन टी के, आवृत्ति बराबर होती है 1 बटे आवर्तकाल के। तो इस सूत्र को कैसे लिख सकते हैं, v बराबर लैम्डा अपॉन टी था, इसे मैं लिख सकता हूं लैम्डा गुणा 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हैं, न्यू। तो v बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू न्यू, या v बराबर क्या आ जाएगा, न्यू इंटू लैम्डा। यह हमारा क्या है, तरंग के वेग का सूत्र है, जहां भी तरंग का वेग है, न्यू तरंग की आवृत्ति है, लैम्डा क्या है, उसकी तरंग दैर्घ्य। अर्थात एक कंपन पूरा करने में तरंग ने जितनी दूरी तय कर ली, वह हमारी क्या कहलाती है, उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो मुझे लगता है काफी आसान है। अब आपके दिमाग में हो सकता होगा कि आखिर इनकी मात्रक क्या है। देखिए, आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति का जो मात्रक है, इसको हम कहते हैं हर्ट्ज। आवर्तकाल टी क्या है, आवर्तकाल, आवर्तकाल का तो मात्रक क्या होगा, सेकंड ही होगा, क्योंकि समय है। वी क्या है, वेग, तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर बटे सेकंड। ये हमारे क्या होते हैं, इनके मात्रक होते हैं। क्योंकि आवृत्ति 1 बटे आवर्तकाल के है, आवर्तकाल का मात्रक क्या है, सेकंड, तो आवृत्ति का मात्रक आप
प्रति सेकंड यानी कि 1/सेकंड भी ले सकते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने काफी, हम कह सकते हैं इस फील्ड में, तरंगों के फील्ड में काफी अच्छा काम किया। और वर्तमान में जो हम संचार कम्युनिकेशन सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें मोबाइल आता है, टीवी आता है, रेडियो आता है, इन सब की आधारशिला भी इनके द्वारा ही रखी गई थी, हर्ट्ज के कारण। तो ये इनके द्वारा जो सिद्धांत खोजे गए थे, क्योंकि वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे, इसलिए इन साइंटिस्ट को सम्मान देने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करा गया, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज मान लिया गया। तो मुझे लग रहा है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें तरंग के बारे में जो मूलभूत जानकारी थी वो समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी की किताब में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में पेज नंबर 182 पे, पेज नंबर 182 में जो पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 1, किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। तो प्रश्न संख्या 1 है कि किसी माध्यम में उत्पन्न, जो ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ है वो कैसे पहुंचता है। हमने आपको चैप्टर में बताया था कि जब विक्षोभ उत्पन्न होता है तो विक्षोभ क्या है, हलचल। और हलचल में क्या होता है, माध्यम के कण हलचल करते हैं, लेकिन माध्यम के कण अपने स्थान पर रहकर के हलचल करते हैं, वह अपना स्थान छोड़ करके आगे पीछे नहीं जाते। तो जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो माध्यम के कण क्या होंगे, विक्षोभ या हलचल उत्पन्न करेंगे, जिसमें माध्यम के कण अपने बराबर वाले कणों को लगातार विक्षोभ को या हलचल को ट्रांसफर करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉपी देनी है रोल नंबर 15 को, तो टीचर ने कहा रोल नंबर 15, वो वहां खड़ा उठ गया, सबसे आगे वाला लड़के को कॉपी दी, वो खड़ा उठा, उसने फिर पीछे वाले को दिया। तो ये जो उसका खड़ा उठना हुआ अपनी सीट से, यही क्या है, हलचल है। उसने पीछे वाले को कॉपी थमाई, अपना बैठ गया, उसकी हलचल समाप्त हो गई। अब पीछे वाला खड़ा उठा, फिर उसने पीछे वाले को कॉपी दी, फिर वो बैठ गया। तो माध्यम के कण वही है, केवल हलचल क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, वो कॉपी आगे बढ़ रही है, वो एनर्जी होगी एक प्रकार से। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी पेज में 3 प्रश्न और हैं। उसमें पहला प्रश्न है, आपके विद्यालय की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है फिर से प्रश्न संख्या 1 है, इसमें भी ध्वनि की घंटी ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है, जो विद्यालय की घंटी है ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। जब विद्यालय की घंटी कोई एक मेटेलिक धातु की बनी हुई होती है, कोई चपटी सतह, वो या कोई भी धातु का हम कह सकते हैं टुकड़ा है, जब उस पर हथौड़े की चोट मारी जाती है तो वो क्या करती है, कंपन करती है, वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। हम जानते हैं कंपन करने वाली वस्तुएं क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती है, और वो माध्यम से होते हुए, वायु से होते हुए हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 2, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। प्रश्न संख्या 2, इनको यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, यांत्रिक तरंगे, ध्वनि तरंगों को, क्योंकि इन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम कौन सा हो, द्रव्यात्मक माध्यम होना चाहिए, द्रव्यात्मक माध्यम। द्रव्यात्मक माध्यम कौन कौन सा है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। इनमें से कोई भी माध्यम होगा तो क्या होगी, जो ध्वनि होगी वो ट्रैवल करेगी, चलेगी। और क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव, गैस, इसलिए इनको क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे कहते हैं ध्वनि को। अगला आता है, मान लीजिए आप अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हुए हैं, क्या आप अपने मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन पाएंगे। तो देखिए चंद्रमा पर क्योंकि कोई भी माध्यम नहीं है, वहां पर इस प्रकार का माध्यम नहीं है कि ऑक्सीजन, इस प्रकार की गैसें स्थित हों, तो वहां क्योंकि माध्यम नहीं है, इसलिए यदि 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो माध्यम न होने के कारण, माध्यम नहीं है तो कोई विक्षोभ भी उत्पन्न नहीं होगा, माध्यम के कण भी नहीं होंगे, विक्षोभ भी नहीं होगा, तो 2 व्यक्ति बात नहीं कर पाएंगे, या बोलेंगे भी तो एक दूसरे की बातों को नहीं सुन पाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सबसे पहले समझा तरंग क्या है, तरंग के 2 प्रकार समझे। उसके बाद हमने समझे कि तरंगों के मूलभूत अभिधारणाएं कौन कौन सी हैं, तरंगों की, जहां हमने आयाम, आवर्ती, आवर्तकाल, वेग, इन सब बातों को समझा। मुझे लगता है ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। लास्ट में हमने ये समझा कि जो प्रश्नावली के प्रश्न थे उनके द्वारा हम और गहराई तक समझते हैं। जैसे वहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड, ये यांत्रिक तरंगे नहीं आया था, तो यहाँ प्रश्न में ये आ गया, तो आपका हम एक्सप्लेन हमने कर दिया। तो आप एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, उसके प्रश्नों को जरूर हल कीजिए, अपनी कॉपी पे तैयार कीजिए, जिससे आपका चैप्टर और अच्छे तरीके से तैयार हो जाए।
तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।